राजेश के दो बेटे होते हैं, बड़ा बेटा नित्यम और छोटा बेटा समर। नित्यम की शादी संजना से हुई होती है, वही समर की शादी योगिता से। दोनों बेटे अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, लेकिन घर सिर्फ राजेश की पेंशन पे ही चलता है। एक दिन की बात है, पापा जी, नित्यम की इस बार सैलरी नहीं हुई है। त्योहारों के कारण पेमेंट लेट होने वाला है। क्या आप मेंटेनेंस के पैसे भर देंगे? आपकी पेंशन तो आ चुकी है ना? तभी सास कविता बोलती है, अरे ऐसे कैसे? पिछले महीने तो सिर्फ एक ही त्योहार था, उसके बावजूद भी सैलरी लेट कैसे हुई? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता तुम लोगों का। सासू माँ, मैंने आपसे नहीं, ससुर जी से पैसे मांगे हैं। हाँ तो अगर मैंने कुछ बोल दिया तो क्या हुआ उसमें? अरे बाबा बस करो, तुम दोनों अब शुरू मत हो जाओ। बड़ी बहू, मैं पैसे भर दूंगा, तुम चिंता मत करो। नित्यम से कहो कि बेफिक्र रहे। थैंक यू पापा जी। इतना कहकर संजना अपने कमरे में चली जाती है। बाद में जब कविता संजना और नित्यम की कमरे की सफाई करने जाती है, तब उसे नित्यम के पुराने शर्ट में सैलरी का चेक मिलता है। ये क्या? ये तो नित्यम की सैलरी का चेक है, वो भी पिछले महीने का। इसका मतलब संजना ने हमें झूठ बोला। लेकिन क्यों? कविता वो चेक वैसे ही वापस रख देती है और पुराने कपड़े लेकर चली जाती है। फिर एक दिन, नित्यम बेबी, मुझे ये वाला गाउन चाहिए। अब अगले हफ्ते मेरी फ्रेंड का वेडिंग रिसेप्शन है, मुझे उसमें ये पहनना है, प्लीज दिला दो ना बेबी। संजना, तुम ही बोलती हो ना कि अपने पैसे बचा कर रखो, तो अब तुम ये फिजूल का गाउन क्यों मांग रही हो? अरे मेरे डफर पति, जाकर अपने पापा से पैसे मांगो ना, वो दे देंगे तुम्हें। उनसे कहना कि तुमने किसी दोस्त से पैसे उधार लिए थे और चुकाना ही भूल गए। सिंपल। तुम्हारी माँ थोड़ी सी सख्त है, लेकिन तुम्हारे पापा एकदम नरम दिल है, वो कुछ नहीं कहेंगे तुम्हें, देखना तुम। ठीक है संजना। फिर नित्यम अपने पापा के पास आकर अकेले में उनसे वही झूठी कहानी बताता है और राजेश उसे पैसे दे देते हैं। तभी, ये आप क्या कर रहे हैं जी? आप ऐसे ही इन बच्चों को बिगाड़ रहे हो। एक तो ये लोग घर का कोई खर्चा नहीं उठाते, सारा घर जाकर आपके पेंशन पे ही चल रहा है। कविता, क्यों इतनी चिंता कर रही हो तुम? उनके पास पैसे आएंगे तब वो लोग भी खर्चा करेंगे। अब दोनों को अपना अपना भी तो देखना पड़ता है ना। राजेश थोड़ा भोला किस्म का होता है, इसीलिए बच्चों के प्यार में वो अंधा हो जाता है। एक दिन, अरे बहू, ये सब्जी तुमने क्यों बनाई है? मुझे तो आज मेथी की सब्जी खाने का मन कर रहा था। और तो और, तुमने ये भी कहा था कि तुम शुगर फ्री खीर बनाओगी। आपको नहीं पता क्या? हमारी दोनों बहुएं हमसे ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है, इन्हें अभी से भूलने की बीमारी हो चुकी है। अब जाने दीजिए ना पापा, खा लीजिए ना जो बना है वो। हाँ पापा, योगिता और संजना भाभी कल आपके पसंद का खाना बना देगी। ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं। कविता अपनी दोनों बहुओं पर बहुत गुस्सा हो जाती है। पैसे चाहिए होते हैं तब बराबर ही अपनी मीठी मीठी बातें करती है, लेकिन जब आपको इनसे कुछ चाहिए होता है तब इनके पास बहानों की लंबी लिस्ट तैयार होती है। जाने दो ना कविता, बच्चे हैं, उन्हें मेथी और खीर कहाँ इतनी पसंद आती है। उन्हें आजकल के फूड आइटम्स ही पसंद है। जाने दो बोलकर ही आपने चढ़ा रखा है। आप जाने दो बोलकर ही चले जाना एक दिन। फिर एक दिन जब दूध वाला अपना हिसाब मांगने आता है, तभी, एक मिनट है राजू भैया, मैं अभी आपके नंबर पर ऑनलाइन पेमेंट कर देती हूँ। हाँ हाँ करिए, हम यहीं पर खड़े हैं। ओफो, ये बैंक के सर्वर को भी अब भी डाउन होना था। क्या हुआ छोटी बहू, क्या परेशानी है? देखिए ना पापा जी, राजू भैया को मुझे उनके हिसाब के पैसे देने हैं, लेकिन मेरा बैंक सर्वर ही डाउन हो चुका है।
आप इनको पैसे दे दोगे क्या? मैं आपको बाद में दूंगी। देखना पड़ेगा, 1 मिनट। हाँ, ये लो, ये पैसे। धन्यवाद पापा जी। चलो, एक साथ पिछले 3 महीनों के दूध का हिसाब एक बार में ही बूढ़े की पेंशन से चुका दिया। अब मेरे पति का कोई टेंशन नहीं। उन बचे हुए पैसों से हम दोनों मूवी देखने जाएंगे और शॉपिंग भी करेंगे। अरे ओ छोटी बहू, मन ही मन क्यों हंस रही हो? किस बात के लड्डू फूट रहे हैं तेरे मन में? जरा हमें भी तो बता। खुशी हो रही होगी ना कि कैसे अपने पैसे बचा लिए और अपने ससुर के पेंशन के पैसे उड़ा दिए। ये आप कैसी बातें कर रही हो सासू माँ? कविता, क्या हुआ अब? कुछ नहीं जी। चलो जा रसोई में, अपनी जेठानी के साथ हाथ बटाकर सारा काम निपटा जल्दी। कविता को धीरे धीरे अपने बहू बेटों पर शक होने लगता है कि वो पैसे होने के बाद भी अपने पिता के पेंशन को इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बार जब दोनों बहुएं घर का सामान खरीदी करने बाहर चली जाती हैं, तभी ससुर जी को बुखार आया होता है और उसी दिन काव्या भी अपने मायके गई होती है। जी बोलिए, क्या हुआ? कविता, मुझे बहुत तेज बुखार आया है। क्या तुम किसी के हाथों गोली भिजवा सकती हो? मैंने अपने दोनों बहुओं को फोन भी किया, लेकिन कोई भी फोन नहीं उठा रहा। सुबह से बाहर गई है वो दोनों। दोपहर का खाना भी नहीं दिया मुझे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको तो पता ही है ना, मैं अपने मायके आई हूँ। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी बहू को फोन लगाती हूँ और अच्छे से खबर लेती हूँ उन दोनों की। लेकिन संजना और योगिता दोनों अपनी शॉपिंग में इतनी मगन होती है कि वो दोनों सास ससुर के फोन कॉल्स ही नहीं उठाती। इन्हें तो अपनी ससुर की कुछ भी नहीं पड़ी। दोनों सुबह से डोलने गई है बाजार में। जब पैसे चाहिए होते हैं तब बराबर पापा जी करती हुई आती है। अब तो मुझे ही मेडिकल वाले को फोन लगाकर उसे घर भेजना होगा। फिर एक दिन, समर बेटा, छोटी बहू और तेरी शादी को लगभग 6 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन तुम दोनों शादी के बाद हमारे गांव के कुल देवी के मंदिर भी नहीं गए। तुम दोनों को जाना चाहिए बेटा। हाँ पापा, मैं हर महीने वहां पर जाने का सोचता हूँ, लेकिन सैलरी में से पैसे बचते ही नहीं। एक तो कमेटी के पैसे भरने पड़ते हैं, ऊपर से इतना इन्वेस्टमेंट किया है, और साथ ही अभी हमारी कंपनी भी भैया की कंपनी की तरह लेट पेमेंट दे रही है। तू पैसों की चिंता मत कर बेटा। जाकर गांव में कुल देवी के दर्शन करा। तुझे पैसे मैं दूंगा। अरे वाह, थैंक यू सो मच पापा। अब तो हम भी आधे पैसे डालकर मस्त गोवा घूम कर आएंगे। ये समर और योगिता दोनों कुल देवी के दर्शन के बहाने गोवा घूम कर आते हैं। एक दिन कविता योगिता का फोन देख लेती है, जिसमें उन दोनों के गोवा के फोटोज होते हैं। मैंने तो छोटी बहू का फोन कुल देवी के फोटोज देखने के लिए लिया था, लेकिन ये क्या, इसमें तो कुल देवी का एक भी फोटो नहीं है। इसका मतलब इन दोनों ने हमसे झूठ बोला और कहीं और ही घूमने चले गए। फिर कविता राजेश को सारी बातें बताती है। देखो जी, आप चाहे मानो या ना मानो, लेकिन हमारे बच्चे चालाकी से हमसे ही पैसे लूट रहे हैं। संजना बहू ने तो उस दिन कहा था कि नित्यम की सैलरी नहीं आई है, जबकि बाद में उसी दिन मैंने उसकी अलमारी में नया नया सैलरी चेक पड़ा हुआ देखा। क्या? हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और तो और समर और छोटी बहू दोनों कुल देवी के दर्शन गए ही नहीं, वो तो कहीं और ही घूम कर आए हैं। हम लोगों ने तो उन्हें देव दर्शन के लिए भेजा था, लेकिन वो तो हनीमून मनाकर आ गए। हर बार कोई ना कोई बहाना देकर ये चारों आपके पेंशन से ही घर चलाते आ रहे हैं, और अगर ऐसा ही रहा तो ये कभी नहीं सुधर पाएंगे। ये तुम क्या कह रही हो कविता? मुझे अपने बच्चों पर पूरा भरोसा है। तो आप खुद ही उनकी परीक्षा लेकर देखिए ना।
उनके असली चेहरे खुद ब खुद दिख जाएंगे आपको। फिर राजेश उनके सामने एक नाटक करता है। क्या आपके पेंशन के पैसे ऐसे कैसे चोरी हो गए? देखो ना नित्यम बेटा, मैं बैंक से उन्हें निकालकर घर ही ला रहा था, उतने में चोरी हो गए। अब मुझे बहुत टेंशन आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। तुम दोनों किस दिन काम आओगे? एक काम करो, तुम मेरे दवाई का खर्चा उठा लेना और घर के बाकी का भी खर्चा करना। और समर बेटा, तुम मेरी योगा क्लासेस की फीस भर देना। क्या पापा जी, ये आप क्या बोल रहे हो? अरे घर में मेंटेनेंस, राशन, दूध वाला, धोबी वाला और आने को खर्चे होते हैं। हम ये सब कैसे हैंडल करेंगे? हाँ, ये सारे खर्चे आप पूरा नहीं करोगे तो कौन करेगा? हाँ पापा, मेरी सैलरी अभी तक आई नहीं है। तभी कविता को बहुत गुस्सा आता है। चुप रहो तुम लोग। अरे क्या बेवकूफ समझ के रखा है क्या हमें? कितने दिनों से तुम्हारी सैलरी नहीं आ रही? कभी ये बहाना तो कभी वो बहाना, बहाने पे बहाने देकर अपने पिता की पेंशन के पैसे उड़ा रहे हो तुम लोग। और आखिर खर्चा किस पर करना है? तुम लोगों पर ही ना। तो खुद का खर्चा उठाने में क्या दिक्कत है? तुम लोग बस झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। कविता ने तुम्हारे सैलरी का चेक देख लिया था नित्यम। और छोटी बहू और समर, तुम्हें हमने कुल देवी के दर्शन के लिए भेजा था, लेकिन तुम दोनों गोवा घूमकर आ गए। ये तुम दोनों ने बहुत गलत किया है। लेकिन अब बस बहुत हुआ, तुम चारों यहाँ पर नहीं रहोगे। क्या? हाँ, तुम दोनों भी कमाते हो। तुम दोनों अपना और अपनी बीवी का ख्याल रख सकते हो, और मैं भी तुम्हारी माँ का ख्याल रख सकता हूँ। लेकिन तुम दोनों मेरा ही खून होकर अपने माँ बाप को नहीं संभाल सकते। पापा, ऐसा मत कहिए पापा, हमें माफ कर दीजिए। हमें एक आखिरी मौका दे दीजिए पापा। हाँ पापा, हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। हम बाहर कहाँ रहेंगे? किराया और डिपॉजिट, सब कुछ कितना महंगा हो चुका है। ये मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने मत बहाओ और निकलो यहाँ से। बेवकूफ बनाना तुम्हें ही आता है क्या? मैं तुम्हारा बाप हूँ और ये सब नाटक चल रहा था ताकि तुम्हारे असली चेहरे सामने आ जाए। ये देखो मेरे पैसे, कोई चोरी वोरी नहीं हुए, मेरे हाथ में ही है। तुम लोगों की अब इस घर में कोई जगह नहीं है, निकलो यहाँ से। रितेश अपने बेटे को घर से बाहर निकाल देता है और कविता के साथ अकेले खुशी से रहने लगता है। सविता 50 की उम्र में भी फुर्तीली होती है, लेकिन वही उसकी बहू मानसी एकदम आलसी। एक सुबह सविता 2 घंटे गार्डन में वॉक करके घर आती है। तभी वो अपनी बहू को सोफे पर लेटे हुए मस्त मजे से टीवी देखते हुए देखती है। वाह वाह वाह, इसे कहते हैं असली मेहनत और मशक्कत। क्या बात है बहू, तेरी जैसी सर्वगुण संपन्न बहू अगर किसी को मिल जाए तो उस सास के भाग ही खुल जाएंगे। थैंक यू सो मच माँ जी। अब क्या करूं, मैं हूँ ऐसी। अरे नालायक, बेअक्ल, बददिमाग औरत, काम की ना काज की, दुश्मना नाच की। तू बस आलस करने में माहिर है, बाकी के कोई काम तुझसे नहीं होने वाले। बस आराम कर करके बैठ बैठ कर तू अपना वजन बढ़ाती रहे और सांड की तरह फैलती रहे। माँ जी, आप मुझसे ऐसी बात नहीं कर सकती। तो कैसे बात करूं तुझ जैसी कलमुई से? तेरी तो चप्पल से धुलाई करनी चाहिए। जाकर बिजली का बिल भर के आ। ओफो, बिजली का बिल भरने के लिए तो वहां लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। इससे अच्छा तो मैं घर में बैठकर अपने फोन पर ही ऑनलाइन बिल भर देती हूँ। तुझसे और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। पता नहीं कौन से मुहूर्त पर मेरे बेटे की शादी कराई जो मुझे ऐसी आलसी बहू मिली। क्या अब्बे माँ जी, अच्छा वो जाने दो। ये देखो, मैंने बिल भर दिया और इसे आलसी नहीं स्मार्ट वर्क कहते हैं। आपको तो मुझ पर गर्व महसूस होना चाहिए। हर किसी को नहीं मिलती ऐसी स्मार्ट बहू, समझिए आप। हर किसी को मिले भी ना।
मानसी के आलसीपन के कारण सविता बहुत परेशान हो जाती है। एक दिन मानसी किचन में आटा गूंदने जा रही होती है। ओफो, मैं आटा गूंदकर अपनी एनर्जी और टाइम क्यों बर्बाद कर रही हूँ? एक काम करती हूँ, मिक्सर चला देती हूँ। मेरी दोस्त सलोनी ने भी यही कहा था कि मिक्सर में आटा गूंदती है वो। आज मैं भी वही करूंगी। फिर मानसी मिक्सर में आटा गूंदती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वहां सविता आ जाती है और देखती है कि मानसी का आटा पूरा खराब हो चुका है। हाय हाय, ये आटा तो पूरा चिपचिपा और पतला हो चुका है। अरे तेरे पापा ने गूंदा था क्या ऐसे मिक्सर में आटा? लेकिन माँ जी, मेरी फ्रेंड ने तो यही कहा था कि वो मिक्सर में आटा गूंदती है। अरे बेवकूफ औरत, उसे फूड प्रोसेसर कहते हैं। हमारा ये मिक्सर है। फूड प्रोसेसर अलग होता है, जिसमें आटा गूंदने के लिए अलग से बर्तन आता है। क्या? तुझे सुनने के लिए फुर्सत होगी तब ना। तुझे तो पीएम मोदी से भी ज्यादा काम होते हैं। तू इतनी आलसी है कि तूने ठीक से सुना तक नहीं होगा। निकम्मेपन में तो तूने महारत हासिल की है। ना जाने वो कौन सा बुरा दिन था जब तेरे पनौती भरे कदम इस घर में पड़े। माँ जी, ऐसा मत बोलिए ना। अरे तो कैसा बोलूं, तू ही बता। अब इतना आटा वेस्ट किया, इसका क्या मैं अचार डालूं? क्या बात कर रही हो माँ जी? हम इसका अचार भी बना सकते हैं। हे भगवान, उठा ले मुझे, उठा ले और इस आलसी बहू से छुटकारा दे दे। मानसी का आलसीपन दिन ब दिन बढ़ते ही जाता है। अपनी मेहनत को बचाने के लिए वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, लेकिन उससे कई सारी नई मुसीबतों का भी बुलावा देती है। एक दिन मानसी अपने हाथों की जगह वैक्यूम क्लीनर से सफाई कर रही होती है। तभी उसके ससुर जी के कुछ जरूरी कागजात उसमें चले जाते हैं। ओह नो, ये क्या हो गया? हे राम, कर दिया ना एक और सत्यानाश। मैं भी किससे बोल रही हूँ? अब एक सत्यानाशी औरत सत्यानाशी करेगी ना। अरे तेरे पापा जी के जरूरी कागजात थे वो, तूने तो उसे वैक्यूम क्लीनर में ही घुसा दिया। ये घोटाला मैंने जानबूझकर थोड़ी ना किया है माँ जी। अब वैक्यूम क्लीनर ने भी उस कागज को कचरा समझ के साफ किया, तो इसमें मेरा क्या कसूर? हाँ, तेरा तो कोई कसूर नहीं है। तू तो दूध पीती बच्ची है ना। अरे हाथ से सफाई करने की जगह वैक्यूम क्लीनर से सफाई करेगी तो यही होगा ना। लेकिन अब तू बस कर। तेरा तो सिर्फ मुंह ही चप्पड़ चप्पड़ चलता है। बाकी के काम करने में तो तुझे मौत आ जाती है। एक गृहिणी ही इतनी आलसी होगी तो घर में तो पनौती ही बनी रहेगी, कभी सुख समृद्धि नहीं होगी। एक रोज सविता मानसी को धोने के लिए कुछ कपड़े देती है। मानसी बहू, ये लो, ये सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में भिगो देना और इन 4 कपड़ों को अलग से धोना। ठीक है? ठीक है माँ जी। और हाँ, इन्हें अच्छे से धोना और उससे पहले इन्हें अलग से भिगोना। याद रहेगा ना तुझे कि ये 4 कपड़े तुझे अलग से धोने हैं? हाँ माँ जी, समझ गई मैं। 10 बार समझाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मानसी उन कपड़ों को लेकर वॉशिंग मशीन के पास आती है और वो सारे कपड़े वो मशीन में डाल देती है और बचे हुए 4 कपड़ों को देखकर वो सोचने लगती है, ओफो, अब इन 4 कपड़ों को कौन धोएगा अपने हाथों से? कोई बेवकूफी होगा जो इन 4 कपड़ों के पीछे अपना पसीना बहाए। मैं एक काम करती हूँ, इन कपड़ों को वॉशिंग मशीन में ही डाल देती हूँ। और वैसे भी माँ जी को क्या पता चलने वाला है कि मैंने हाथ से धोए हैं या मशीन से निकाले हैं। फिर मानसी उन 4 कपड़ों को बाकी कपड़ों के साथ मशीन में डाल देती है। लेकिन जब बाद में कपड़े सूख कर निकलते हैं तो अब उन 4 रंग बिरंगी कपड़ों के रंग सभी कपड़ों में लग चुके होते हैं। ये देख सविता का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। ये क्या? ये तूने क्या कर दिया बहू? अरे तुझे मैंने कहा था ना कि उन 4 कपड़ों को अलग से धोना, तो तूने मेरी बात सुनी क्यों नहीं? लेकिन माँ जी, वो मैंने ये सोचा
कि इन 4 कपड़ों को अलग से धोने की क्या जरूरत, तो इसीलिए मैंने बाकी कपड़ों में इन्हें भी डाल दिया। अरे उल्लू की पट्टी, तेरी अकल क्या घुटनों में है क्या? नहीं नहीं माँ जी, अकल तो दिमाग में होती है ना। तुझसे तो इतनी सी भी मेहनत नहीं होती। अरे बस 4 कपड़े ही तो थे धोने को, थोड़ी पूरे गांव के कपड़े लाकर दिए थे। इतना सा भी काम नहीं कर पाई तू, आलसी कामचोर कहीं की। सॉरी माँ जी, गलती हो गई, लेकिन अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी। अरे ध्यान रखने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत नाम का शब्द तेरे जीवन के शब्दकोश में ही नहीं है। नहीं माँ जी, आगे से मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। पिंकी प्रॉमिस। चुप कर तो, मुझे तेरे इन फालतू के पिंकी और चिंकी प्रॉमिस में रत्ती भर का भी भरोसा नहीं है। एक दिन उनके घर में मेहमान आने वाले होते हैं। आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं, बहुत लंबी लिस्ट है कामों की, लेकिन मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो यूं मिनटों में सारे काम को निपटा दूंगी। आखिर जुगाड़ जो ठहरी। फिर मानसी टेक्नोलॉजी के भरोसे बैठकर आराम फरमाती रहती है, लेकिन मेहमान आने के 1 घंटे पहले घर की लाइट चली जाती है और ये देख मानसी बहुत घबरा जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? लाइट तो चली गई, अब मेरे काम पूरे कैसे होंगे? मेहमान को आने में तो बस 1 घंटा ही बचा है। कर दिया ना सियाप्पा, तुझसे और उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। हमेशा अपनी मेहनत को बचाने के लिए बस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती रहती है, लेकिन आज तो तुझे पता चल ही गया होगा कि टेक्नोलॉजी किसी की सगी नहीं होती। इसीलिए हमें अपने काम खुद ही करने चाहिए। हाँ माँ जी, आज मैं समझ गई, हर एक काम खुद से ही करना चाहिए। आलस करके कुछ हासिल नहीं होता, सिर्फ मुसीबतें ही आती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं आलस करना छोड़कर घर के सारे काम खुद से ही करूंगी और एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। अगर ऐसे हुआ तो मैं तो धन्य हो जाऊंगी बहू। जल्दी से काम निपटा ले अब, क्योंकि मैसेज आ गया है, लाइट 1 घंटे में आ जाएगी। कंस्ट्रक्शन के काम के कारण उन्होंने सबकी बिजली काटी है। ठीक है माँ जी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मेहमान आने से पहले सब कुछ हो जाएगा। उस दिन मानसी को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और उस दिन के बाद से मानसी आलस करना छोड़ देती है और सारे काम खुद से करती है।